चलिए बच्चों, जो है हम लोग अब पाठ 8 जो है देखते हैं नवोदय के लिए और कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जो है एकदम अनुकूल है ये मापन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं कि मापन होता क्या है। देखिए, मापन हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होने वाली वस्तु है। जब किसी चीज़ को अगर हम मापते हैं तो उसमें दो चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है। एक तो इकाई और दूसरा उसका मात्रक। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम आपसे कहे कि हमको कपड़ा चाहिए, तो एक कपड़ा चाहिए, तो एक कपड़ा जो है कोई मात्रक नहीं हुआ, ये क्या हो गई, एक इकाई हो गई। अब उसके बाद अगर हम कह दिए कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो अब क्या हो गया, लंबाई का एक मात्रक जुड़ गया। अब वो आदमी समझ जाएगा, किसी दुकानदार से अगर आप कहेंगे कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो आपको आसानी से उपलब्ध करा देगा। क्यों? क्योंकि इकाई मतलब उसकी एक है और मात्रक उसका दो है। अगर हम कहते 3 कपड़े चाहिए तो वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम कह दें मीटर कपड़े चाहिए तब भी नहीं समझ पाएगा, वो पूछेगा भैया कितने मीटर चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी मापन में हम लोगों को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो इकाई मतलब कितना चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है ना। जैसे कपड़ा है तो मीटर में चाहिए, चीनी लेना है, सब्जी लेना है तो वो किलोग्राम में चाहिए या ग्राम में चाहिए। ठीक है। और समय में भी जो है, जैसे मान लो हम बोलते हैं किसी से कि घंटे में आ रहे हैं, तो घंटे में क्या आ रहे हो। अगर हम कहते 2 घंटे में आ रहे हैं तो समझ जाएगा आदमी कि हाँ हाँ अच्छा 2 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम कहते दिन में आ रहे हैं तो भी नहीं समझ पाएगा आदमी। लेकिन अगर हम कहते 3 दिन में आ रहे हैं तो वो समझ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इकाई की भी और मात्रक की भी। तो जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए भी जो है हमको कुछ इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। जैसे वस्तु को, किसी चीज़ को आप गिन रहे हो तो वहाँ भी आपको क्या लगेगा, इकाई लगेगी। जैसे 2 इकाई है, 2 इकाई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2 इकाई के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक जोड़ा बोलते हैं। ठीक है। और 16 इकाई को क्या बोलेंगे, एक सीढ़ी बोलेंगे। 20 इकाई को एक स्कोर या कोड़ी बोलेंगे। इस तरीके से देखो इसमें सैकड़ा की भी, दर्जन, ग्रूस, इन सब चीज़ों की, दस्ता, इन सब चीज़ों की जो है इकाई यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद मैट्रिक प्रणाली देखते हैं। मैट्रिक प्रणाली में जो है आ, इकाई, देखिए मापन में मैट्रिक प्रणाली का ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है ना। और इंग्लिश प्रणाली भी है, लेकिन हम लोग मैट्रिक प्रणाली का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे लंबाई, लंबाई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मीटर के लिए। आप लोग जानते होंगे किसी भी चीज़ की लंबाई मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। आप सभी के घर में फीते होंगे। ठीक है ना। स्केल, पटरी, जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर चीज़ें मीटर में होती है, फुट में भी होती है, लेकिन वो इंग्लिश प्रणाली है, उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो लंबाई की हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। भार को किस में मापेंगे, ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। और क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में हम लोग क्षेत्रफल को मापेंगे। और फिर आयतन, आयतन को हम लोग घन सेंटीमीटर या घन मीटर में मापते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है बच्चों, अब चलिए देखते हैं हम लोग लंबाई का मापन। लंबाई के मापन में हम लोग देखो, जब हम किसी वस्तु के छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के संबंध में तुलना करना होता है तो हम उसको दो तरीके से मापते हैं। एक तो बच्चों हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम आपको 2 लकड़ी का टुकड़ा दे दें तो आप तुरंत अनुमान लगा के बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है। या दो बच्चे अगर आपस में खड़े हो जाएं आसपास में, अगल बगल में, तो आप बता देंगे कि कौन सा लंबा है कौन सा बच्चा छोटा है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये देख कर मापते हैं। लेकिन अगर शुद्धता से किसी चीज़ की माप करनी है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे, फीते का प्रयोग करेंगे, फिट्टी का प्रयोग करेंगे, या किसी भी मानक इकाई का प्रयोग करके हम लोग बताते हैं कि इस वस्तु की सही दूरी क्या है या सही लंबाई क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लंबाई का मापन करते हैं। ठीक है ना। तो अब मीट्रिक पद्धति में लंबाई की माप के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ इकाई दी गई है। इसको आप लोग याद कर लेंगे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इस तरीके से जो है दिया गया है। आपको याद करने का हम तरीका बता देते हैं कि इसको एक पद्धति अगर आप याद कर लेंगे तो आप सभी मानक पद्धति में जो है सभी, मतलब जैसे भार का भी आप बता सकते हैं और
आयतन के लिए लीटर का की भी प्रयोग जो हम करते हैं उसमें भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है, आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जब मीटर का प्रयोग करेंगे और जब ग्राम का प्रयोग करेंगे तो वैसे ही लग जाएगा, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ऐसे ही लीटर का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें भी लग जाएगा बच्चों, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। ये सब बच्चों 10-10 के गुणक पे होते हैं। जैसे 10 मिलीमीटर बराबर, अब मिली के बाद क्या आता है, सेंटी आता है, तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो मिली के बाद फिर क्या आता है, सेंटी, मतलब मिली सबसे छोटा है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मिली सेंटी डेसी। अब डेसी, तो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डेसीमीटर। तो मिली सेंटी डेसी अब मीटर हो आ जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 10 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों 10-10 का गुणक में हम जो है इसकी पद्धति को मापते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी पद्धति में क्या होता है बच्चों, अंग्रेजी और मैट्रिक में क्या संबंध है बीच में देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी और मैट्रिक में जो है यहाँ पर संबंध बताया गया है। तो अंग्रेजी पद्धति और मैट्रिक पद्धति में जो है यहाँ पर कुछ मात्रक दिए गए हैं, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर, 1 मील बराबर 1.51 किलोमीटर, A1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.2802 फुट, 1 डेसीमीटर बराबर 4 इंच लगभग होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। 1 किलोमीटर बराबर 0.6214 मील, लगभग ये भी लगभग में ही होता है। इस तरीके से आप इसको माप सकते हैं बच्चों। इसको कहीं लिख लेंगे, लिख कर जो है याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब मात्रक जो है आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर उस समय याद रहेगा आपको तो आप तुरंत जो है मात्रक को एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब भार का मापन, जैसे हम लोग मीटर का मापन, लंबाई का मापन जो है मीटर में करते हैं, ऐसे ही बच्चों भार का मापन हम लोग किस में किया जाता है, ये भी आपको ग्राम और किलोग्राम में किया जाता है, ठीक है। अब भार को भी मापने का बच्चों 2 तरीके हैं। भार मतलब वजन, तो इसको 2 तरीके हैं। आप जैसे मान लो कोई 2 वस्तुएं आपको दे दी गई, 2 पन्नी में जो है, या 2 पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दुकान पर गए और वहाँ पर आपको झोले में आप कोई सामान ला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ना कि कौन से झोले में ज़्यादा वज़न है, कौन से झोले में कम वज़न है, ठीक है। तो उसको जब आप उठाएंगे तो बता देंगे कि ये झोला हल्का है और ये झोला भारी है, ठीक है। या आप अपने घर में अगर किसी 2 बच्चे को अपनी गोदी में उठा रहे हैं तो भी बता देते हैं कि ये बच्चा हल्का है और ये बच्चा भारी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी हल्का भारी का महसूस कर लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन दूसरा अगर हमें मापक का प्रयोग करना है, किसी मात्रक का प्रयोग करना है और एग्जैक्ट हमको उसका भार निकालना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तराजू का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग किलोग्राम और ग्राम के जो है बाट आते हैं, जो है आप बाज़ार में देखेंगे, आपके घर पर होंगे भी। अगर आप अपने मम्मी पापा से जो है इसको पूछना जो है कि मम्मी किलोग्राम का बाट कहाँ है, तो आपकी मम्मी आपको दिखाएंगी, लोहे का एक होगा, और बताएंगी कि बच्चों ये जो है 1 किलोग्राम है। तो उसको अगर आप किसी भार को मापना है तो तराजू के एक पलड़े में सामान को रखेंगे और दूसरे पलड़े पर किसी भार को रखेंगे, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो उससे आप बता सकते हैं कि ये वस्तु कितने किलोग्राम की है। जब आप दुकान पर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमको 500 ग्राम चीनी चाहिए, आधा केजी चीनी चाहिए, तो क्या करता है, 500 ग्राम का एक बाट जो है उसको अपने तराजू के एक पलड़े पर रखता है और चीनी जो है आधा किलो माप कर आपको दे देता है बच्चों, ठीक है। तो अब ऐसे ही मीट्रिक पद्धति में जो है माप की जो है इकाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, वही जो पद्धति हमने बताई है, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। अब वहाँ मीटर लगता था, यहाँ ग्राम लग जाएगा। सब फिर वही 10-10 के गुणक पर ही होते हैं, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है, ठीक है। अब मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थ की माप कैसे करेंगे, बस वही बच्चों, मिली सेंटी डेसीलीटर। अब वहाँ पर पहले मीटर ग्राम था, फिर अब यहाँ क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, मीटर फिर ग्राम फिर लीटर लगाकर जो है हम इसको माप सकते हैं। मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, इस तरीके से। अब मात्रा की इकाई में रूपांतरण करना है। अब मात्रा की इकाई में अगर रूपांतरण करेंगे तो मतलब
इंग्लिश पद्धति में जो है रूपांतरण करना है तो आप इसमें ग्रेन, पाउंड और में मापेंगे। तो ग्रेन मतलब 1 ग्राम का जो है 15.432 ग्राम्स होता है, सॉरी ग्रेन होता है, और 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड होता है। और इसको टन में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टन बराबर 2240, ठीक है ना, पाउंड होगा। अब समय का मापन कैसे करेंगे बच्चों? समय का मापन करने के लिए जैसे हम लोग समय तो प्रतिदिन जो है मापन करते हैं कि आपने कितने बजे उठे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग हमेशा जो है समय की इकाइयों का पालन करते हैं। कितने बजे उठे आप, कितने बजे फ्रेश हुए, कितने बजे चाय पिए, कितने बजे जो है नहा कर स्कूल आए, कितने बजे वहाँ पर लंच का समय हुआ, कितने बजे छुट्टी हुई, कौन सा क्लास कितने बजे चला, ठीक है ना। उसके बाद आपको अगर कोचिंग ट्यूशन जाना है तो कितने बजे गए, फिर उसके बाद शाम को कितने बजे लौट कर आए, कितने बजे आप होमवर्क किए और कितने बजे फिर सो गए खाना खाकर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग समय की इकाइयों का मापन करते हैं, ठीक है ना। तो समय की इकाइयों का मापन हम लोग किसमें करते हैं, तो सेकंड में, मिनट में और घंटे में, ठीक है ना। और समय की बड़ी इकाइयाँ क्या होती हैं? समय की बड़ी इकाइयाँ होती हैं बच्चों दिन, महीने, वर्ष, ठीक है ना, और शताब्दी भी होती है। तो इस तरीके से जो है समय की ये बड़ी इकाइयाँ हैं। आगे हम जो है इन पर बात करते। अब यहाँ देख लेते हैं समय की माप जो है हम लोग देखते हैं तो 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये सब आप जानते ही होंगे। 24 घंटे का 1 दिन होता है, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 15 दिन का 1 पक्ष होता है। बच्चों ये पक्ष क्या चीज़ है? पक्ष है कि जैसे अपने घर में चर्चा सुनते होंगे कि ये अनहरिया पक्ष चल रहा है, ये अजोरा पक्ष चल रहा है, जिसका सही नाम है अनहरिया पक्ष को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और अजोरा पक्ष को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। ये एक महीने में दोनों पक्ष जो है ये सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। किसी भी महीने में अगर हिंदी महीने की बात करेंगे ये दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी, अजोरा और अनहरिया भी। तो 15 दिन का 1 पक्ष हुआ और 2 पक्ष का 1 महीना बनता है। मतलब अनहरिया पक्ष और अजोरा पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 1 महीना बन जाएगा। और 12 महीने के 1 वर्ष होते हैं। लेकिन अगर दिन में बात करें तो 30 दिन का 1 महीना होता है। मानक क्या होता है? 30 दिन। लेकिन आप देखते होंगे जैसे जनवरी है तो 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। तो ये महीने पे मत जाइए कि 31 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 1 महीने की मानक दिन कितना है तो 1 महीने में 30 दिन ही होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो है 365 दिन का 1 वर्ष होता है। और अगर 1 दिन बढ़ जाए मतलब 366 दिन हो जाए तो उस वर्ष को क्या बोलते हैं बच्चों? लीप वर्ष बोलते हैं। अब लीप वर्ष कब पड़ता है? जब भी फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी तो उस वर्ष को क्या बोलेंगे बच्चों? लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब 12 महीने के 1 वर्ष होता है और 100 वर्ष की 1 शताब्दी होती है। अब कोई पूछे कि 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 1 सप्ताह में 107 दिन होते हैं। तो 1 वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? तो 1 वर्ष में बच्चों 52 सप्ताह होते हैं। और 10 वर्ष का 1 दशक होता है, 100 वर्ष की 1 शताब्दी होती है और 12 वर्ष का 1 युग होता है, ठीक है। अब माह के दिनों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो जनवरी 31 की होती है, इसको आप जानते ही होंगे। फरवरी 28-29 दिन की होती है। 28 दिन की कब होगी? सामान्य वर्षों में 29 दिन की कब होगी? जब लीप वर्ष आएगा। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। आगे इसकी बात हम लोग करेंगे। तो मार्च कितने दिन का होगा? 31 का। फरवरी 30 दिन की। मई 31 दिन की। जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। अगस्त 31 दिन का। सितंबर 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का और नवंबर 30 दिन का। इसको आप लोग याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। अब घड़ी संबंधित कुछ तथ्य आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो घड़ी में देखेंगे बच्चों, जब भी आप घड़ी अपने घर पर देखिए तो वहाँ पर देखेंगे कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक तो एकदम पतली सी होती है और एक लंबी और मोटी होती है और एक मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। तो जो पतली सुई होती है एकदम, और वो हमेशा नाचती रहती है लगातार, वो आपको दिखेगा भी नाचते हुए, तो वो सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है। और उससे जो बड़ी लंबी होती है और मोटी होती है तो वो बच्चों मिनट वाली सुई होती है। जब ये 1 चक्कर लगाएगी तो वो थोड़ा सा घूमेगी, 1 मिनट होगा, ठीक है। और जब वो 60 बार जो है घूम जाएगी तब जाके जो है 60 बार पूरा चक्कर लगा लेगी सेकंड वाली सुई, तब वो 1 चक्कर लगाएगी, ठीक है ना।
तो इसीलिए कहा जाता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है ना। फिर घंटे वाली सुई थोड़ा सा चलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों तीनों सुइयां अपने हिसाब से उसको रन करती है। और कैसे चलती है बच्चों, ये सुइयां जो है दक्षिणावर्त चलती है। दक्षिणावर्त का मतलब है इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ठीक है ना। दक्षिणावर्त चलती है, बाएं से दाएं, ठीक है ना। इस तरीके से ये रन करती है। अब घड़ी की डायल पर को जो है 1 से 12 तक अंक लिखा होता है। सामने आप देख सकते हैं घड़ी का चित्र इसमें दिया गया है। 1 से 12 तक के अंक चिन्हित होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक 2 अंकों के मध्य में 4-4 लघु रेखाखंड होते हैं, ठीक है ना, जो बताते हैं मतलब वो 1 मिनट हो गया या 1 घंटे हो गया या 1 सेकंड हो गया, वो उसको जो है बताते हैं, ठीक है ना। जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आ जाती है तो वो 1 घंटे का समय लेती है। जब मिनट की सुई 12 से 1 पर आती है तो वह 5 मिनट का समय लेती है। और जब सेकंड की सुई 12 से 1 पर आती है तो वह 5 सेकंड का समय लेती है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 गुणे 60 कर देंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। मिनट में तो 60 मिनट और सेकंड में क्या हो जाएगा, 60 में 60 का गुणा कर देंगे तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में हम बोल सकते हैं 1/60 घंटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ कैलेंडर संबंधित कुछ चीज़ आप जान लेते हैं। तो यदि कोई वर्ष इस प्रकार है कि वह 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब जैसे ये कौन सा सन चल रहा है, 2025 चल रहा है। अब 2025 में अगर हम 4 से भाग दें और पूरा पूरा कट जाए, मतलब कोई भी शेष ना बचे, तो इसका मतलब वो वर्ष जो है अगर पूरा पूरा कट जा रहा है और 4 शेष कोई शेष नहीं बच रहा है तो वो लीप वर्ष हो जाता है। अर्थात उसमें जो है फरवरी कितने दिन की हो जाएगी बच्चों, 29 दिन की हो जाएगी। और अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब 1, 2 या 3 कुछ शेष बच जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो है फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। जैसे अगर हम 2025 में 4 से भाग दें तो क्या आएगा, आप लोग देकर देख लीजिए, तो देखेंगे तो 1 शेष आ जाएगा। अर्थात ये जो फरवरी होगी तो वो हमारी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, आप पता कर सकते हैं। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए जो है वर्ष जो है 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात 365 की जगह 366 दिन का हो जाता है। अब प्रत्येक 8वें दिन अर्थात 7 दिन के बाद वही वार आ जाता है। जैसे अगर आज मान लो सोमवार है तो 7 दिन के बाद 8वें दिन कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी एक कोई तारीख जैसे है 1 तारीख है, तो 1 तारीख को अगर मान लो सोमवार पड़ा है तो इसका मतलब अगला सोमवार कब आएगा, 1 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, अर्थात 8 तारीख को सोमवार आएगा, ठीक है। जैसे आज जो है 3 तारीख है और दिन है शुक्रवार, तो अब ये 3 तारीख कब आएगा, आज अब ये शुक्रवार कब आएगा, तो 3 में हम लोग किसको जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे, अर्थात 7 और 3 10 तारीख को क्या आ जाएगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग दिनों को जो है गिनती करते हैं, ठीक है। और मान लो अगर साल भर की बात हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप 7 का भाग दे दोगे, ठीक है। 7 से भाग दे दोगे तो आपको जो भी शेष मिलेगा वो से विषम दिन कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। और विषम दिन से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यह एक उदाहरण हम लोग बताते हैं आपको। जैसे किसी सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को बुधवार हो तो उसके अगले वर्ष क्या होगा बच्चों, अगले वर्ष जनवरी को जनवरी के पहली तारीख पर क्या होगा, हम लोग 365 में 7 से भाग दे देंगे तो शेष बचेगा 1, अर्थात विषम दिन क्या आ गया, 1। तो इस साल तो मान लो बुधवार पड़ा, तो अगले वर्ष क्या पड़ जाएगा बच्चों, विषम दिन को जोड़ देंगे, बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे अर्थात गुरुवार हो जाएगा। तो मतलब अगले साल मतलब पहला तारीख क्या हो जाएगी बच्चों, गुरुवार हो जाएगी। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो 366 में भाग देंगे, तब विषम दिन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अर्थात तब फिर गुरुवार नहीं होगा, तब शुक्रवार होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग दिन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब समयावधि से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। के पूर्व मतलब पूर्व माने होता है पहले। जैसे अगर हम कह दे 100 वर्ष पूर्व, मतलब 100 साल पहले क्या हुआ था। 12 वर्ष पूर्व अर्थात 12 साल पहले क्या हुआ था। ये एक प्रत्यय है जो पूर्व में लगाया जाता है। तो प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा हो, अर्थात 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 साल पहले
और पश्चात का मतलब क्या होता है, जैसे बाद में, जैसे 10 वर्ष पश्चात ये चीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आने वाली समय को बताता है। अब मुद्रा देखते हैं। मुद्रा क्या होता है बच्चों, भारतीय मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। जो चलन में होता है, जिससे हम किसी सामान को खरीद लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। ये हर देश की अलग अलग होती है। अपने देश में कौन सी मुद्रा चलती है बच्चों, रुपया चलती है। 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। पहले के ज़माने में पैसे चलते थे, अब तो पैसा नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग जानते रहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे होते हैं। ठीक है। अब रुपए का एक मानक चिन्ह भी है। मानक चिन्ह कैसा है, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग र बनाएंगे और उसको हम लोग बीच से काट देंगे। तो ये किसका चिन्ह हो गया बच्चों, ये रुपए का मानक चिन्ह है। ठीक है। अब जैसे रुपए को पैसे में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मान लो 5 रुपए को आप पैसे में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 5 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। जब 5 में हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 500 अर्थात 500 पैसे। अब रुपया नहीं बोलेंगे। 1 रुपये में अगर हम 5 रुपये में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और उसकी इकाई क्या हो जाएगी, पैसे हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो 25 पैसे, इसमें लिखा है, पहला उदाहरण देखते हैं, रुपए 25 को पैसों में कितना मान होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग, कमेंट करके बता दीजिए। 25 में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 पैसे। अब पैसों को रुपए में बदलना। अब देखो, रुपए को पैसे में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते थे। अब पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। जैसे 70 पैसे को रुपए में बदलना है तो 70 में हम 100 का भाग दे देंगे, अर्थात 0.70 रुपए हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल को कैसे मापते हैं, किसी क्षेत्र भूखंड द्विविमीय आकृति को मापने के लिए हम लोग क्षेत्रफल का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे सड़क को मापना है, खड़ंजों को मापना है कि कितना जो है उसमें खर्च लगा, खेल के मैदान को मापना है, तो वहाँ पर हम लोग किसका माप करेंगे, क्षेत्रफल का माप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ ये सूत्र दिए गए हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। इसमें जो है ये बताया गया है कि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे मापेंगे, 1/2 गुणे आधार मतलब जो नीचे होता है लाइन, और ऊंचाई मतलब ऊपर से लंब डाल देंगे उसी आधार पर। ठीक है ना। तो उसका जो भी जो है 1/2 से गुणा करने पर जो भी मात्रक आएगा वर्ग इकाई में उसको माप लेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई या चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई को लंबाई गुणे लंबाई या चौड़ाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, वर्ग इकाई में आ जाएगा। अगर मीटर में दिया है तो मीटर, वर्ग मीटर में, और सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में। किसी वृत्ताकार, अगर गोलाकार जो है भूखंड है, वृत्ताकार है, तो वहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पाई गुणे उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जानते हैं ना, मतलब उसके केंद्र से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक की दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। तो वो उसकी त्रिज्या का वर्ग कर देंगे, त्रिज्या गुणे त्रिज्या कर देंगे, और उसमें पाई का गुणा कर देंगे। पाई जो है कितना होता है, 22/7 होता है, या 3.14 होता है, उससे गुणा करेंगे तो वर्ग इकाई मिल जाएगी। अब त्रिभुज का अर्थ परिमाप क्या होता है, यस इक्वल्स टू ए धन बी धन सी, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों भुजाओं के माप हैं, उसमें बटे 2 कर देंगे। और त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई एल प्लस बी। और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होती है। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग मापेंगे। अब मैट्रिक पद्धति में क्षेत्रफल की माप कैसे होता है, इसको आप लोग याद अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से इसको देख लें। ठीक है ना। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग माप करेंगे। अब अंग्रेजी तथा मैट्रिक पद्धतियों के बीच में संबंध देख लेते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपके दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग रहेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे तब तक जो है इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। ठीक है ना।
तो 1 वर्ग इंच बराबर क्या होता है 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.155 वर्ग इंच। इस तरीके से इसको सब लिख लें और लिखकर बच्चों इसको याद करने का प्रयास करेंगे। एक एयर बराबर क्या होता है 119.5 वर्ग गज, और या इसको भी बोलते हैं 0.01 हेक्टेयर या 0.0001 वर्ग किलोमीटर। एक एकड़ बराबर क्या होता है 40 सही 1/2 एयर। 1 वर्ग मील बराबर क्या होगा 25,900 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से बच्चों ये इनका माप होता है। अब आयतन का मापन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। किसी त्रिविमीय आकृति नुमा वस्तु जैसे कमरा, फुटबॉल, गिलास, ये सब क्या है त्रिविमीय है, मतलब इसमें ऊंचाई भी सम्मिलित हो गई है। जब तक लंबाई और चौड़ाई रहेगी तो उसे द्विविमीय कहते हैं, और त्रिविमीय किसे कहेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जब सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे त्रिविमीय कहा जाता है। और इन तीनों का जब हम लोग गुणा करते हैं या उनमें जो है उसकी क्या क्षमता है उसको पता करेंगे, तो उसके लिए हमें बच्चों आयतन या वॉल्यूम का जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें बच्चों, ये आयतन का जो है ये सूत्र दिया गया है। किसी आयताकार कमरे या संदूक की का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। घन इकाई का मतलब अगर मीटर में है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, लीटर में है तो घन लीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसका माप करते हैं। किसी घनाकार वस्तु की आयतन क्या होगा, बीमा या भुजा का क्यूब। घनाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हों, तो उसमें क्या करेंगे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ग में हम लोग भुजा गुणे भुजा करके निकालते थे। अब मीट्रिक पद्धति में आयतन की माप क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर देखिए ये मात्रा कुछ दिए गए हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। 1000 घन मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 घन सेंटीमीटर, और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 घन डेसीमीटर। तो फिर वही आ गया मिली सेंटी डेसीग्राम, डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर, वहीं घन लगा देंगे आगे बस। उसमें ये थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है कि मिली से सेंटी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 बार गुणा किए हैं, तो अर्थात 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 से गुणा करेंगे, तब जाके क्या आएगा मिली से सेंटी आएगा। जैसे मिली से डेसीमीटर में निकालना है तो वहाँ पर क्या होता है 100 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर, अर्थात 100 से 3 बार गुणा करेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों गुणा करेंगे तो आगे जो है ये घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों अब इसके बाद जो है अब देखिए बच्चों यहाँ आयतन की इकाइयों का रूपांतरण, 1 घन फुट बराबर क्या आएगा 6.23 गैलन, ठीक है ना। इसको भी जो है आप लोग लिख के याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी जो है दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग आते हैं। 1 घन फुट बराबर 6.23 गैलन, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन, 1 घन इंच बराबर 16.4 घन सेंटीमीटर या 0.00001639 घन मीटर। इस तरीके से बच्चों इसको याद कर लेंगे। अब लग्गी क्या होती है, 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 धूर होता है, और 20 वर्ग लग्गी बराबर 1 धूर या 1 कट्ठा होता है। ये जब आप खेतों की लंबाई को माप करेंगे तो वहाँ पर लग्गी, घूर और कट्ठा की बात होती है, ठीक है ना। और 400 वर्ग लग्गी बराबर 400 धूर, या इसी को बोलेंगे बच्चों 20 कट्ठा, या इसी का हो जाएगा 1 बीघा। आपके यहाँ कट्ठा नहीं बोलते होंगे तो बिस्वा बोलते होंगे, तो बिस्वा कट्ठा एक ही चीज़ है, ठीक है। अब थर्मामीटर की माप करते हैं। थर्मामीटर मतलब जब आपको बुखार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके मुंह में क्या डालते हैं, थर्मामीटर डालते हैं, उसको देखते हैं तो वो आपका तापमान बता देता है। तो वो जो है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जो भी आपको दिया निकालना हो तो उससे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, सी बराबर, सी मतलब डिग्री सेल्सियस, सी बराबर क्या होगा 5 ब्रैकेट में F-32, F माने फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में से 32 को घटा देंगे और 9 से भाग दे देंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। या अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है और डिग्री सेल्सियस में दिया है तो F बराबर 9C, 9 में अब सेंटीग्रेड से आप गुणा करेंगे प्लस 160 गुणा करके डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से निकल आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ उदाहरण भी जो है इसमें दिए गए हैं। अब उदाहरण भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है लेकिन वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अब 1 किलोमीटर को 1 मील के दशमलव में बदलना है, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1
किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब 1 मील बराबर क्या होता है, 1760 गुणे 3 गुणे 12 इंच होता है, मतलब फिट में बदल कर जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 मीटर बराबर क्या होता है, 39.37 इंच। तो 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 39.37 गुणे 1000, ठीक है, बटे, सॉरी, अब यहाँ पर भिन्न क्या बन गई आपकी, 39.37 गुणे 1000 बटे 1760 गुणे 3 गुणे 12, तो 0.621 मील आ गया। अब 3 ग्राम 5 डेसीग्राम तथा 7 सेंटीग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे, कुल कुल दिया है तो अर्थात इसको जोड़ना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 ग्राम को में क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, कितना ग्राम मिलीग्राम होगा, 1000 मिलीग्राम, तो 3 गुणे 1000। फिर डेसीग्राम के लिए फिर धन करके 5 गुणे डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 100 होंगे, और सेंटीग्राम में 10 होंगे। तो इन सभी में देखिए गुणा करके हमने जोड़ दिया, 3570 मिलीग्राम आ गया। अब एक कट्ठा में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, एक कट्ठा बराबर हमने पीछे बताया है 20 लग्गी होता है। अब 20 गुणे, अब यहाँ पर दिया है एक लग्गी 25 सेंटीमीटर की है, तो 20 गुणे 25 गुणे 25 कर देंगे, चूंकि वर्ग लग्गी की बात है। तो एक लग्गी को दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 में 25 से गुणा कर देंगे, अर्थात 12500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 1000 वर्ग लग्गी को बीघा में बदलना है, तो 400 वर्ग लग्गी बराबर 1 बीघा होता है, ठीक है। 1000 वर्ग लग्गी बराबर क्या होगा, 1000 में 400 से भाग दे देंगे, अर्थात 2.5 बीघा आ जाएगा। अब 3 महीना 5 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, तो 3 महीना 3 में 30 से गुणा कर देंगे, अर्थात 90 दिन होगा। 5 सप्ताह में 7 से गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 दिन होगा। अब 12 दिन बराबर 12 गुणे 1 कर देंगे, 12 दिन होगा, तीनों को जोड़ेंगे 137 दिन आ जाएगा। अब छठवां देखते हैं, श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:55 बजे रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की, और वह कोयम्बटूर 15 मई को, 13 मई को यात्रा किया था, 15 मई 2007 को 9:30 बजे पहुंचा। तो यात्रा में कितना समय लगा, अब देखते हैं। 13 मई से 14 मई अगर हम देखेंगे 11:55 से 11:55 के बीच में, तो 24 घंटा, ठीक है। अब 14 मई को 2007 को 11:55 से 12 बजे तक कितना घंटे हो जाएंगे, 5 मिनट जो है 11:55 से 12 बजे में, और 12 बजे वो सीधे सीधे, तो 12 घंटे 5 मिनट। अब उसके बाद 15 मई को 9:30 बजे तक कुल कितने घंटे हो जाएंगे, 9 घंटे 30 मिनट। अब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, 24 घंटे धन 12 घंटे 5 मिनट धन 9 घंटे 30 मिनट, अर्थात कुल 45 घंटे 35 मिनट समय लगेगा। तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा जो है लगा आप लोगों के साथ जो है बात करके। अब अब अपनी जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।